नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प हिस्से पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, जो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। बिल्कुल। हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पस से कुछ जानकारी है और आज हम इन्हें ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और भारत के शासन में इनका क्या महत्व है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इन्हें संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा था। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों कहा उन्होंने। बिल्कुल, देखिए ये सिद्धांत जो हैं ये असल में आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। अच्छा, आयरलैंड से? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, जैसे आप मौलिक अधिकारों को करवा सकते हैं। तो फिर? लेकिन संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 37 में कि ये देश चलाने के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य होगा। अच्छा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो इन्हें और मौलिक अधिकारों को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा है। संविधान की अंतरात्मा, वाह! तो फिर ये सिद्धांत असल में है क्या? मतलब सरकार के लिए इनके क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ राज्य या स्टेट का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों वाले भाग में दिया गया है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें वगैरह। बिल्कुल, वो सब। तो ये सिद्धांत एक तरह से इन सभी के लिए आदर्श हैं, गाइडलाइंस हैं। नीतियां बनाते समय, कानून लागू करते समय इनको ध्यान में रखना है। डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी तुलना की थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। अच्छा, वो क्या थे? वो उस समय गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को दिए जाने वाले निर्देश थे। अंबेडकर जी ने कहा कि ये डीएसपीज जो हैं, ये आज की विधायिका और कार्यपालिका के लिए वैसे ही निर्देश हैं। समझ गई। और इनका लक्ष्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। वेलफेयर स्टेट? अंग्रेजों के जमाने के पुलिस राज्य जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक विजन है। ठीक है, तो ये आदर्श है, विजन है। लेकिन अगर अदालत इन्हें लागू नहीं कर सकती तो फिर ये मूलभूत कैसे हुए? इनकी असली ताकत कहाँ है? सवाल बिल्कुल सही है। कानूनी तौर पर लागू न होने के बावजूद ये बहुत महत्वपूर्ण है, दो तरह से। कैसे? एक तो ये अदालतों की मदद करते हैं। जब अदालत किसी कानून की संवैधानिकता जांचती है तो वो देखती है कि क्या ये कानून किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। अगर ऐसा है तो अदालत उस कानून को जैसे अनुच्छेद 14 या 19 के तहत उचित या रीजनेबल मान सकती है। और दूसरा और शायद सबसे बड़ी ताकत है राजनीतिक जनमत, पब्लिक ओपिनियन। मतलब कोई भी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई हो, वो इन सिद्धांतों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हाँ, क्योंकि चुनाव में जवाब देना होगा। बिल्कुल। संविधान बनाने वालों ने शायद उस वक्त देश के पास संसाधनों की कमी और बहुत ज्यादा विविधता को देखते हुए ही इन्हें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं बनाया था। सोचा कि वक्त के साथ सरकारें इन्हें लागू करेंगी। क्या इन सिद्धांतों को किसी तरह बांटा भी गया है? मतलब समझने के लिए कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, संविधान में तो कोई वर्गीकरण नहीं है, पर हम समझने के लिए इन्हें आमतौर पर 3 हिस्सों में देखते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। अच्छा। समाजवादी में आप सोच सकते हैं आय की असमानता कम करना या समान काम के लिए समान वेतन देना, ये सब अनुच्छेद 38-39 में है। गांधीवादी सिद्धांतों में जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, अनुच्छेद 40, या फिर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43। और उदार बौद्धिक? उसमें जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात, अनुच्छेद 44, या कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना, अनुच्छेद 48। और हाँ, ये भी जरूरी है कि समय के साथ इनमें नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। जैसे 42वें संशोधन से गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39A, और पर्यावरण की सुरक्षा, अनुच्छेद 48A को शामिल किया गया। आपने शुरू में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था। ये दोनों तो अलग अलग हैं। क्या इनके बीच कभी टकराव भी हुआ है? ये संतुलन कैसे बना? हाँ, ये एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं पेचीदा मामला रहा है। शुरुआत में चंपकम दोराईराजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों से ऊपर रहेंगे। अच्छा। फिर गोलकनाथ केस 1967 में कोर्ट ने कहा कि संसद
मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती, डीपीएसपीस को लागू करने के लिए भी नहीं। फिर तो टकराव बढ़ गया होगा। बिल्कुल। संसद ने फिर 24वें और 25वें संशोधन किए। इसके बाद आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी। और फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संतुलन स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि संविधान की नींव ही मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिकी है। वो रथ के दो पहियों वाली बात। हाँ, बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज स्थिति यह है कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं, पर संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन बस संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकारें वाकई इन सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश करती रही हैं? जमीन पर इनका कितना असर दिखता है? कोशिशें तो बिल्कुल हुई हैं और उनका असर भी दिखता है। आप देखिए, योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसका काम कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित था। भूमि सुधार कानून लाए गए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बने। मनरेगा भी तो इसी दिशा में है। हाँ, मनरेगा 2006 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, 73rd संशोधन, ये गांधीवादी सिद्धांत का सीधा लागू होना है। और पर्यावरण कानून, वो भी राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 102वां संशोधन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 103वां संशोधन, ये सब कदम कहीं ना कहीं इन निदेशक तत्वों की भावना को ही दर्शाते हैं। लेकिन पूरी तरह लागू तो नहीं हो पाए हैं शायद। हाँ, ये सच है। संसाधनों की कमी, आबादी का दबाव, सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं, इन सब वजहों से पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, भले ही अदालत में आप उन्हें सीधे लागू न करवा पाएं, पर ये भारतीय संविधान और शासन प्रणाली के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह हैं। बिल्कुल। ये उस लोक कल्याणकारी राज्य की तस्वीर दिखाते हैं जिसे हमारा संविधान बनाना चाहता है। एकदम सही कहा। ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, खासकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में। ये सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका के लिए ही गाइड नहीं है, बल्कि अदालतों के लिए भी कानूनों की व्याख्या करने में मददगार साबित हुए हैं। और जनता के लिए सरकार के काम को आंकने का एक पैमाना भी। हाँ, बिल्कुल। ये सरकार के प्रदर्शन को जांचने का एक मापदंड भी है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि जैसे जैसे भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, क्या इन गैर न्यायसंगत सिद्धांतों को भविष्य में और ज्यादा कानूनी ताकत मिलनी चाहिए, या फिर इनका जो मौजूदा नैतिक और राजनीतिक असर है वही काफी है?